वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल पीएम वानी स्कीम के बारे में है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस वाईफाई एक्सेस नेटवर्क स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम पीएम वानी रखा गया है। वानी का यहाँ पे फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब ये है क्या, सामान्य भाषा में समझने के लिए अगर आपको पहले का समय याद हो जब लोगों के पास फ्रिक्वेंटली मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तो पीसीओ हुआ करते थे। आप पीसीओ पे जाते थे, वहाँ पर कॉल करके बात कर लेते थे और फिर पेमेंट कर देते थे। या फिर कुछ कॉइन्स वाले फ़ोन्स होते थे, आप उसमें कॉइन्स डालते थे, बात कर लेते थे। ऐसा ही कुछ वाईफाई के लिए भी हो सकता है, इंटरनेट के लिए भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप एक मार्केट में खड़े हैं, आपके साथ आपका एक दोस्त है। तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, आप मुझे हॉटस्पॉट दे दो। वो दोस्त आपको हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट दे देता है और आपका काम चल जाता है। अब यहाँ पर इस केस में हम इस दोस्त को माइनस कर देते हैं। आप मार्केट में खड़े हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है जो आपको हॉटस्पॉट दे सके, लेकिन एक शॉप है जहाँ पर आपको पता है वाईफाई है। आप वहाँ पर जाते हैं और शॉप वाले से कहते हैं कि आप मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन दे दीजिए या एक्सेस दे दीजिए, हॉटस्पॉट दे दीजिए, मैं आपको उसके बदले में कुछ पेमेंट कर दूंगा। लेकिन आप सभी को पता है कि वो शॉप वाला इनकार कर देगा क्योंकि वो आपको नहीं जानता, इसलिए वो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं देगा। इस केस में आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट ने इस शॉपकीपर को डेजिग्नेट किया हो कि आपके पास अगर कोई आएगा और आपसे इंटरनेट मांगेगा तो आप उससे कुछ पैसे ले लेना और उसको इंटरनेट दे देना। बिल्कुल यही है पीएम वानी स्कीम, जहां पर कुछ डेजिग्नेटेड पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे। जैसे पहले पीसीओ हुआ करता था वैसे ही अब पीडीओ होगा। ये जो शॉप है, ये पान की दुकान हो सकती है, परचून की दुकान हो सकती है, कोई कपड़े की दुकान हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। गवर्नमेंट उसको पीडीओ डिक्लेयर कर देगी। पीडीओ के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। अब देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये शॉपकीपर मुझे इंटरनेट दे देगा? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होगा। आप जहां पर भी खड़े हैं आप उस एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं कि आसपास मेरे कौन से पीडीओज हैं, और मे बी आपको वहां तक जाने की आवश्यकता भी ना पड़े। अगर आप उस पीडीओ की रेंज में हैं तो आप उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से उसको पेमेंट कर दें और आप इंटरनेट इस्तेमाल करें। जो पेमेंट रेंज बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज ₹2 to ₹20। अब ये आवर्स के बेसिस पर हो सकती है कि 1 घंटे के लिए ₹2 की पेमेंट है, 2 घंटे के लिए ₹4 की, या 4 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए इतनी पेमेंट है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में डेटा को अवेलेबल करवाने की एक स्कीम है। अब इसे देखिए, 2017 में पहली बार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहिए ताकि सभी लोगों को इंटरनेट की एक्सेस मिल सके। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो लगातार इंटरनेट की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो अगर किसी के पास ब्रॉडबैंड वाईफाई है जो पब्लिक डोमेन में है और एक बहुत ही कम पेमेंट देकर उसे एक्सेस किया जा सकता है, तो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज ना करें, क्योंकि वाईफाई की कीमतें तो जो हैं वो हैं। इसी उद्देश्य से ट्राई चाहती थी कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाए। इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एक तो पब्लिक डेटा ऑफिस होगा। जैसे मैंने बताया, कोई शॉप है जिसने वाईफाई का कनेक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने उसको डेजिग्नेट कर दिया है, तो वो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगा। अब उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग की है या ऑथराइजेशन का जो भी असिस्टेंस है, उनको मदद देने के लिए एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे जो उनको हेल्प करेंगे। ये दो हो गए, मतलब पीडीओ आपको इंटरनेट देगा और उसकी मदद के लिए पीडीओ ए होगा, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे। ऐप प्रोवाइडर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि कहां पर आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगी, जहां पर मे भी आप ऑनलाइन मोड में वहीं से अपनी एक्सेस अवेल भी कर सकते हो। एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जो इस बात का ब्यौरा रखेगी कि देश में कहां कहां कौन कौन से पीडीओ वर्क कर रहे हैं। जो सेंट्रल रजिस्ट्री होगी उसे मेंटेन कौन करेगा? सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, ये इसे मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स होंगे, जैसे कि किसी को भी पीडीओ स्टैब्लिश करने के लिए कोई लाइसेंस फी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, दैट विल बी ऑल फ्री। इससे जो इंटरनेट है या वाईफाई है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, मतलब हर व्यक्ति उसे एक्सेस कर पाएगा। और इससे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो एक लिमिट से ज़्यादा रेट्स ना बढ़ाएं इंटरनेट के जो भी प्लान्स हैं उनके। कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अब
अब डेटा प्लान्स देखिए सभी लोगों के पास होते हैं, आपकी कॉल्स के प्लान्स के साथ आपका डेटा प्लान भी होता है, तो मोरलेस सभी के पास मोबाइल में इंटरनेट होता है, तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है कि हम किस ऐसे पॉइंट पर जाकर वाईफाई की एक्सेस मांगे। दूसरा ये है कि पब्लिक वाईफाई में भी सिक्योर ना हो और आपका डेटा वहाँ से चोरी हो जाए, तो ये भी खतरा बना रहेगा। तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो प्रॉस तो बहुत सारे हैं, एट द सेम टाइम कुछ कॉन्स भी हैं। अब यहाँ पर अगला आर्टिकल अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा ने इस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। ये इंडेक्स है क्या? देखिए इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है प्रजा फाउंडेशन के द्वारा। मुंबई बेस्ड एक थिंक टैंक है, 1997 से ही ये वर्क कर रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नेंस बेहतर रहे। पर्पज़ ये है कि जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स का कि ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो बढ़िया से वर्क कर रही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन बॉडीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं। यहाँ पर इनके पास 4 थीम्स होती हैं, कुछ सब थीम्स होती हैं, 42 इंडिकेटर्स होते हैं। मेन थीम्स इनकी देखिए ये हैं कि जो सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने एम्पावर्ड हैं, उनका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना बढ़िया से काम कर रहा है, सिटीजन्स कितने एम्पावर्ड हैं, फिजिकल एम्पावरमेंट कितना है, लोगों के पास आय के साधन कितने बढ़िया हैं, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसी है उस स्टेट की, वो अपनी जो फाइनेंसेस है वो कैसे हैंडल कर पाता है। क्या निकल के आया? उड़ीसा ने टॉप किया, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। जिन देशों ने बहुत खराब परफॉर्म किया वो हैं झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। हमारा अगला आर्टिकल मोलनुपिराविर के बारे में है। ये एक दवाई है, एक टेबलेट है जिसे आप खा सकते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में रिसर्चेस में ये आया है कि मोलनुपिराविर जो है वो विद इन 24 आवर्स SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन को रोक सकता है। SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कोविड-19 को स्प्रेड करता है। कोरोना जीनस का वही वायरस, देखिए कोरोना जो जीनस का वायरस है वही सार्स भी फैलाता है, वही कोविड-19 भी फैलाता है। तो जो सार्स फैलाता है उसे SARS-CoV-1 कहते हैं और जो कोविड-19 स्प्रेड कर रहा है उसे SARS-CoV-2 कहते हैं। सामान्य बोलचाल में कोविड-19 जो है उसके इन्फेक्शन को रोक सकती है ये दवाई विद इन 24 आवर्स। ऐसी संभावना जताई जा रही है। संभावना क्यों जताई जा रही है? ये एक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग है, वायरल बीमारियों को काउंटर करने के लिए। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, आप इसे ओरली ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए इसे बनाया गया था। इसे बनाया किसने था? देखिए जो बायोटेक फर्म है रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स, और उनको मदद मिली है एक फार्मास्यूटिकल फर्म मर्क के साथ। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस ड्रग को, इस दवाई को बनाया। अब इस दवाई को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, कई सारी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है कोविड-19 के ऊपर कि कोई तो काम कर जाए। रिसर्च की गई फेरेट्स के ऊपर। फेरेट्स एक ऐसा जीव है जो कि नेवले की प्रजाति से बिलोंग करता है। इसको चुना गया कि क्या कोविड-19 के इन्फेक्शन को ये दवाई काउंटर कर पाएगी। अब इस फेरेट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये कोविड-19 जो है वो हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और फेरेट्स के जो लंग्स होते हैं वो ह्यूमंस के सिमिलर ही होते हैं, इसीलिए इसको चुना गया। और जब इसके ऊपर इस दवाई का प्रयोग किया गया इन्फेक्टेड फेरेट्स के ऊपर, तो विद इन 24 आवर्स जो इन्फेक्शन था वो खत्म हो गया, मतलब अब वो स्प्रेड नहीं होगा, इस कंडीशन में आ गया। तो जो भी लोग रिसर्च कर रहे थे वो काफ़ी खुश हुए। अभी दुनिया भर में इस दवाई को ह्यूमन ट्रायल पर रखा गया है, मतलब ये जो कंपनी है मर्क, इसने तो बहुत ही वाइडली ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में भी डिमांड चल रही है कि इसका ह्यूमन ट्रायल एक्टिवली स्टार्ट किया जाए। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये दवाई बढ़िया काम कर गई तो हो सकता है कोविड-19 से हमें बिना वैक्सीन के ही निजात मिल जाए, मतलब जो भी लोग इन्फेक्ट होंगे उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो पाएगा। हमारा अगला आर्टिकल लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में है। वहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा, इसकी अनुमति यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में दे दी है। कोची से लक्षद्वीप के जो 11 आइलैंड हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा मई 2023 तक। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हमने कनेक्ट किया कुछ समय पहले, और अभी जो टारगेट है वो लक्षद्वीप है। देखिए प्रोजेक्ट जो है इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करने की बात है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से। कोची से हम 11 आइलैंड्स जो लक्षद्वीप के हैं उनको जोड़ेंगे। 2000 कावारती, काल्पिनी, अगाती, आमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, छेतलत, किल्टन और कडमट। माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने इन नामों में से किसी का भी उच्चारण गलत किया हो तो। जैसे कल ही मैंने ओरछा को ओरका बोल दिया था। कई बार हम प्लेसेस के नामों से परिचित नहीं होते तो हमारा उच्चारण गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। सवाल यह है कि ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम सैटेलाइट से भी तो
इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की एक लिमिटेशन होती है, उनकी बहुत ही लिमिटेड स्पीड होती है। आप बहुत हाई क्वालिटी की जो नेटवर्क स्पीड है वो सैटेलाइट नेटवर्क से प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में देखिए होता यह है कि एक ब्लैंक स्पेस होता है उस फाइबर में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब चूंकि ये जो फाइबर होता है ये अंदर से बिल्कुल खाली होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एक वायर का फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देते हैं वो इस फाइबर की दीवार से टकरा टकरा कर अल्टीमेटली उस लिंक पे पहुंच जाता है जहां पर हम इसे भेजना चाहते हैं। लेकिन इस वैक्यूम को, मतलब इस खाली स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी कोटिंग की जाती है, ताकि ये स्पेस डैमेज ना हो और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आसानी से इस पार से उस पार इस फाइबर से पहुंच सके। अब इस फाइबर की मदद से हम इस फाइबर को जब समंदर में बिछा देंगे तो इस तरफ से अगर हम इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में भेजेंगे तो इस फाइबर के अंदर से वो टकराते टकराते इस पार पहुंच जाएगा और इसे समंदर में बिछा दिया जाएगा। समंदर की जो तली है उसे थोड़ा सा कुरेद कर उसमें इसे बिछाकर कवर कर दिया जाएगा, तो ये सिक्योर रहेगा वहां पर। अब इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है इस पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए? देखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एजीआर के फॉर्म में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू आता कहां से है? जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने एनुअल प्रॉफिट का 5% एजीआर में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी 5% अमाउंट को इस फंड में डाल दिया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को रिमोट एरियाज में पहुंचाने के लिए या उसकी स्प्रेड एंड विड्थ को इंश्योर करने के लिए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बीएसएनएल को दिया गया है और जो टेक्निकल उन्हें असिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी बाय टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट को 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स होते क्या हैं? ये सी बेड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, केबल्स को बिछाया जाता है ओशियन या सीज के। जो भी केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इनको वेरियस, मतलब लगभग 8 लेयर की कोटिंग होती है ताकि ये समंदर में सुरक्षित रहें और डैमेज ना हो। 99% डेटा ट्रैफिक बहुत ही इजीली आप इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं इन अंडरसी केबल्स के माध्यम से, और ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं। मतलब यूएसओएफ क्या है? 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, जिसमें टेलीकॉम कंपनी से कहा गया कि आप कंट्रीब्यूट करिए ताकि जो रूरल इंडियंस हैं हम उन तक अच्छी तरीके से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, उसे इंश्योर कर सकें। हमारा अगला आर्टिकल कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी के बारे में है। अभी यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने पाकिस्तान और चाइना को डेजिग्नेट किया ऐसे देशों के रूप में जहां पर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होता है। अब ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब जो राज्य सचिव हैं, इनका पद भारत के विदेश मंत्री के पैरेलल होता है। इन्होंने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत यूएसए 1998 से ही ये डेजिग्नेशन देता रहा है। इस डेजिग्नेशन में देखा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर रिलीजियस फ्रीडम का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वायलेशन हो रहा है। ये कुछ देश हैं जिनका नाम इस लिस्ट में डाला गया है। 2000 पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वैसे देखिए, जो उनका यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, वो चाहते थे कि कुछ और देशों के नाम इसमें जाएं, जैसे कि इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम, लेकिन यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने इससे इनकार कर दिया। इसके अलावा एक स्पेशल वॉच लिस्ट भी होती है, मतलब ऐसे देश जो एक्सट्रीम वायलेशन तो नहीं कर रहे बट थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ पे रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कॉमरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रशिया का नाम है। सूडान, उज्बेकिस्तान का नाम भी पहले था बट अभी उन्होंने काफी कुछ बेहतर कर लिया है, तो उनका नाम इसमें से बाहर कर दिया गया है। अगला आर्टिकल एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में है। यूएनईपी ने अभी हाल ही में इसे जारी किया है 2020 के लिए। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। पर्पस ये है कि हम ये पता कर सकें कि अभी हम एमिशन जो है उसे कितना कम कर रहे हैं, और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का हमारा टारगेट है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसे रोकने के लिए ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में, उसके नीचे रखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे रखें या उसके आसपास रखें। तो इसके बीच में गैप कितना है? एमिशन गैप का मतलब कमिटमेंट गैप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 100 यूनिट जो एमिशन है उसे कम करना है, लेकिन जो हमने टारगेट्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से हम केवल 80 यूनिट ही एमिशन कम कर रहे हैं। तो ये जो 20 यूनिट का गैप है इसे ही एमिशन गैप रिपोर्ट कहा जाता है। मतलब यह है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। जरूरी भी है क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे टारगेट्स मीट होंगे कि नहीं होंगे। अगर हमें जानकारी ही नहीं रहेगी तो फिर तो सब मनमानी करते ही रहेंगे, विल नॉट गेट एन आइडिया। अब यहाँ पर एमिशन गैप रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या आई है कि
ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन 2019 में भी बहुत ज़्यादा रहा, 52.4 गीगाटन कार्बन एक्विवेलेंट हमने रिलीज किया है। फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरा यह है कि फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, 2.6% बढ़ा है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है। 5 जून 1972 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। एजेंडा यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करें और अच्छी तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसे सिक्योर किया जाए। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, दोज आर एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। कुछ इनके कैंपेन्स भी हैं, बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, और इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। PM वानी स्कीम, इजीली एक्सेसिबल पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्प्रेड करने हैं पूरे देश में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 नीति आयोग पब्लिश करता है। मोलनुपिराविर, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, स्टैच्यूरी स्टेटस इसे 2000 के इंफॉर्मेशन टेक एक्ट में दिया गया। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। तो आज के इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।